हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज डे 8 का डिस्कशन शुरू करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के साथ आज हम टॉपिक को शुरू करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने बढ़िया से एक्सरसाइज कर लिया है हमारे साथ, और उसके बाद सोसाइटी भी कंप्लीट कर ली है, और अभ्यास लगातार करते रहना है, और साथ ही साथ फीडबैक के माध्यम से इंप्रूवमेंट भी करते रहना है। तो शुरू करें फिर। इंटरनल सिक्योरिटी एक दिन का गैप भी हुआ, और गैप इसलिए हुआ ताकि नया सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है भाई। पहले आप अच्छे से उसको पढ़ लो, समझ लो। समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया होगा, सिलेबस उठाया होगा, और सिलेबस देखा होगा कि आखिर इस पार्ट के भीतर हमें पढ़ना क्या क्या है। यहां से हमें जानकारी हुई इसकी। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए होंगे। अभी एक ही बार चूंकि पेपर 5 हुआ है अभी 2023 का, तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखो यह है हमारे पास, और इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस कहां कहां से आए हैं। पहला देखो जो क्वेश्चन आया 8 नंबर में, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या करनी है जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। पहला टॉपिक समझना ध्यान से। और फिर 12 नंबर में आपके पास दूसरा प्रश्न आया है, संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है, एसटीएफ के बारे में, यूपी एसटीएफ की भूमिका बतानी थी। यह 12 नंबर का प्रश्न था। तो देखते हैं भाई सिलेबस में ये कहां पर मेंशन है, ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आ जाइए, पहला क्या है आपका, विकास व उग्रवाद के प्रसार के मध्य संबंध, जिसका डिस्कशन आज अपने वीडियो में करेंगे। यहां से हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। दूसरा है विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियां व उनके अधिदेश, जो भी उनके मैंडेट होते हैं, यह है आपका दूसरा टॉपिक। और सुरक्षा बलों में जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इसके बारे में अध्ययन करना है। एजेंसियां हैं जैसे यूपी एटीएस, देख सकते हैं यहाँ पर यूपी एसटीएफ। अब यहाँ मिला हमें विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां, तो जैसे ही एजेंसियों के बारे में आया तो एजेंसियों के भीतर ही हम यूपी एसटीएफ के बारे में पढ़ते हैं। और यूपी एसटीएफ से देखो क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ा। यूपी एसटीएफ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी भूमिका बतानी थी, और वही आपको 12 नंबर में क्वेश्चन लिखना था। तो कहां से टॉपिक से, किस टॉपिक से उठाया है, इस दूसरे टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 12 नंबर में बनाया गया है। तीसरा है साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम, यह भी हम देख लेंगे। और यहां से पता चला कि आंतरिक सुरक्षा के सामने साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ी चुनौती है। धन शोधन, जिसे आप मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हो, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ना है। फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। देखो भाई, सीधा सीधा प्रश्न बनाया गया है, जो सिलेबस में लाइन मेंशन है ना, टू द पॉइंट एकदम यही उठा करके क्वेश्चन बना दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बताना था। और बताओ यार, उत्तर प्रदेश पेपर 5 का अगर किसी ने सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन यह टॉपिक तैयार नहीं करेगा, क्योंकि सिलेबस में जो मेंशन है वो तो टॉपिक आपको तैयारी करने हैं। सीधा सीधा देखो सिलेबस उठा के यही लाइन सीधा प्रश्न बना दी गई है। फिर है संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध, तो संगठित अपराध को देखेंगे हम अब आगे, और आतंकवाद के बारे में भी देख लेंगे यहां से जो प्रश्न बनाया जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। फिर संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग के जरिए आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न की जाने वाली जो भी चुनौतियां हैं, वहां पर स्टेट, एक्सटर्नल, इंटर स्टेट, इनकी भूमिका हमें समझनी है। क्या भूमिका रहती है आखिर, है ना, जो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष हमारे सामने या किसी राज्य के सामने चुनौती उत्पन्न होती है। यह है अपना सिलेबस, और इस सिलेबस को अपने सामने जहां भी टेबल है आपकी, पढ़ते हो बैठकर सामने चिपका लेना है, ताकि आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इस पर आप एकदम क्लियर रहो, और अपनी तैयारी ना उसी दिशा में करनी है। कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बस अच्छे से सिलेबस को समझ लेना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो डिस्कशन के लिए हमने चुना था, क्या था, पहला टॉपिक है, और वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही विकास व उग्रवाद के प्रसार के मध्य संबंध। पहले बताओ भाई, उग्रवाद क्या होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एटलीस्ट उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं जिसे, इसके बारे में आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, आखिर यह उग्रवाद होता क्या है। ऐसे समझिए, पहले आंतरिक सुरक्षा को समझ लीजिए। देखो, सुरक्षा दो तरीके से होती है, एक बाह्य सुरक्षा के रूप में, एक आंतरिक सुरक्षा के रूप में। जैसे इसको अपने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपने ऊपर सोचने की कोशिश किया करो, बहुत आसान हो जाता है। आप जब तक भीतर से आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक आप बाहर के दुश्मनों से कैसे लड़ोगे। ऐसे ही कोई राष्ट्र हो या राज्य हो, राष्ट्र के स्तर पर जब आप लिखोगे आंतरिक सुरक्षा के बारे में, तो भारत के सामने देखोगे आंतरिक सुरक्षा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या समाधान है। यहाँ इस टॉपिक को ऐसे तैयार करना होता है जब जीएस पेपर 3 में हम तैयार करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के बारे में लिखोगे, तो यूपी में क्या समस्याएं हैं, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई क्या चैलेंजेस हैं, उनको लेकर के आपको कोट करना है और उनका समाधान बता देना है। समाधान लगभग एक जैसे होते हैं, बस यूपी स्पेसिफिक यहाँ पर बताने होते हैं। अब जैसे उग्रवाद के बारे में जब आप समझोगे, तो भीतर की अशांति का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर जो भी अशांति है, अशांति के क्या क्या कारण हैं, वही उग्रवाद के प्रकारों को डिफाइन कर देता है, और फिर क्या इसके समाधान के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यही आपसे प्रश्न बनाया जाएगा, और इससे बाहर ज्यादा भटकाएगा नहीं। फिर जैसे पहला टॉपिक है विकास व उग्रवाद।
अब विकास को उग्रवाद के साथ में अगर समझना है तो विकास का उग्रवाद से व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। क्यों भाई? आप समझो, जैसे झारखंड का क्षेत्र ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, या छत्तीसगढ़ का ले लो, यहां पर उग्रवाद की यदि समस्या पनप रही है तो क्यों पनप रही है? इसके तुलनात्मक रूप से आसपास के क्षेत्रों में विकास गतिविधियां बढ़ी हैं, और विकास गतिविधियां बढ़ने के चलते यहाँ के लोगों ने अपने आप को मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस किया। लोगों के अंदर उग्र भावना का उदय होगा, और यही उग्र भावना जब हिंसक गतिविधियों में लिप्त हो जाएगी तो उग्रवाद के रूप में सामने आ जाएगी, और वही कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेगी। क्लियर बात है? और कानून व्यवस्था को निशाना बनाएगी। यह होती है उग्रवाद की घटना। और उग्रवाद का कारण समझ में आया होगा। एक बेसिक सी एकदम समझ होनी चाहिए कि उग्रवाद अगर कोई पूछ दे आपसे क्या है भाई, लिखना क्या है, क्योंकि लिखना जरूरी है ना। समझते तो सभी हैं उग्रवाद क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, लिखने के लिए कुछ शब्द होने चाहिए। तो बताना है आपको उग्रवाद एक विचारधारा है अपने आप में, और यह निशाना किसको बनाती है? तो जो देखो सत्ता में होगा, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग ही अपनी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं इन क्षेत्रों में, और उन नीतियों से ही असंतोष जब जाहिर करेंगे वहां के लोग, तो भाई निशाना किसको बनाएंगे? राज सत्ता को या तो निशाना बनाएंगे, या वहां के प्रशासनिक ढांचे को। प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ही आपकी कानून व्यवस्था आ जाएगी, तो कानून व्यवस्था को या तो निशाना बनाएंगे या फिर राज सत्ता को निशाना बनाएंगे। और यह राज सत्ता या कानून व्यवस्था को निशाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि इन उग्रवादियों का अपना कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा। कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, धार्मिक उद्देश्य भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि धार्मिक उग्रवाद के अंतर्गत ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा तो वह धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। सामाजिक उद्देश्य हो सकता है, जैसे सामाजिक पिछड़ेपन का यदि शिकार होंगे तो सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहेंगे। आर्थिक, उदाहरण के तौर पर निर्धनता या आजीविका के संसाधन यदि उनके हाथों से छिन रहे होंगे तो वहां आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। इसके अलावा वैचारिक, और वैचारिक देखिए अलगाववाद या वैचारिक उग्रवाद की स्थिति, नक्सलवाद, माओवाद, ये सब क्या है आपके? ये सब अपने वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ही कानून व्यवस्था को निशाना बनाते हैं। तो यह हो गई उग्रवाद के बारे में बेसिक सी समझ। और वहीं पर यह हिंसा का इस्तेमाल करेंगे या बाध्यता मूलक तत्वों का। बाध्यता मूलक क्या मतलब है? कि बाध्य करेंगे सरकार को, राज सत्ता को या प्रशासन को कि उनकी बातें या उनके ऑब्जेक्टिव क्या किए जाएं, पूरे किए जाएं। ये होती है आपकी उग्रवाद पर बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। जब आपको कभी भी उग्रवाद से जुड़े हुए मामले पर इंट्रो लिखना हो ना, तो इस इंट्रो में यह आपकी समझ ही काम आएगी, और तभी एक 25 से 30 शब्दों में आप बढ़िया इंट्रो लिख सकते हो, है ना। अपने शब्दों में कोशिश करना, उसे अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश किया करो। अब आते हैं उग्रवाद के बारे में। देखो, अगर सीधा सीधा ही पूछ दिया कि उग्रवाद भाई क्या है, इसके प्रकारों को समझाओ, तो तीन तरीकों से इस उग्रवाद को समझ सकते हैं। पहला क्या है आपका? वामपंथी। देखो यहाँ वैचारिक उग्रवाद की बात की जाएगी। वैचारिक उग्रवाद में आपका नक्सलवाद, ठीक है, और माओवाद, इन दोनों उग्रवाद के इन दोनों प्रकारों को समझा जा सकता है। दूसरा उग्रवाद हमें पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में नजर आता है, इसे नृजातीय उग्रवाद के रूप में जाना जाता है ना। नृजातीय उग्रवाद के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चले जाओगे, वहां उग्रवाद दिखाई देगा। तीसरा एक प्रकार है जो अलगाववाद या आतंकवाद के रूप में दिखाई देगा। यहां अभी चर्चा में है धार्मिक उग्रवाद। तो धार्मिक उग्रवाद चर्चा में बहुत अधिक है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे आज के अपने डिस्कशन में। यह हो गई बेसिक वाली अंडरस्टैंडिंग कि भाई एकदम बेसिक सी समझ ही नहीं है उग्रवाद पे। अगर लिखने को आ जाएगा, पेन ही नहीं चल रहा है, तो पेन तभी चलेगा ना जब इतनी समझ कम से कम होगी कि आखिर लिखें तो किन शब्दों को, किन कीवर्ड्स को अपने पास में नोट्स में रखना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। भाई यहाँ पर अपने पास जानकारी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए संबंध, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो यूपी स्पेसिफिक कुछ घटनाक्रम आपको दिखाने होंगे यदि आप अपना उत्तर लिख रहे हो। अदरवाइज जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 5 में आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे भाई आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों में? तो कारणों के स्तर पर जाओगे तो आंतरिक सुरक्षा के जो कारण होते हैं वो लगभग एक जैसे होंगे। जैसे निर्धनता एक प्रमुख कारण होगा, बेरोजगारी दर, सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक आर्थिक एंगल पर जब सोचोगे तो यही सारे कारण आपको समझ में आ जाएंगे कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ेपन का शिकार है, या उग्रवाद के स्तर पर सोचना है तो जनजातियों के स्तर पर जो हमने देखा था कि जो उनके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जो, वही आपको यहां भी सोच लेना है। क्योंकि उग्रवादी जो घटनाएं हैं, नक्सलवाद या आपको माओवाद, ये सारी की सारी घटनाएं आपको जनजाति प्रभावित क्षेत्रों में ही ज्यादातर दिखाई देंगी। तो इन्हें भी आप एक तरीके से अपने सोचने के क्रम में जब कारण पर जाओगे तो समझ सकते हो। फिर आपको बताना है आधारभूत अवसंरचना का अभाव। देखो भाई, यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर जो कमी नजर आती है, इस कारण से यह इन जो मुख्य धारा से इनका जुड़ाव नहीं हो पाता है। भाई जब मुख्य धारा से ये जुड़ेंगे नहीं, कटा हुआ महसूस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है इनके भीतर उग्र घटनाएं होंगी, है ना। उग्रता पनपे भी कि नहीं पनपेगी। तो इसी संदर्भ में आपको आधारभूत अवसंरचनाओं का अभाव भी बताना है। जैसे सड़क हो गई, राजमार्ग हो गए, शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, इनका अभाव दिखाई देगा। और उग्रवाद प्रभावित राज्यों से भौगोलिक निकटता, यहां समझते हैं उत्तर प्रदेश का। देखो कैसे मसाला यहां डालना है, कैसे ये आप
ये देखिए उत्तर प्रदेश का आप रफ मैप एक बनाएंगे तो यहाँ आपको मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली के 3 जिले स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। और यही वह 3 जिले हैं जो आप जान लीजिएगा कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी तक उग्रवाद, नक्सलवाद जैसी घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। कौन से 3 जिले? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। तो यह क्यों प्रभावित थे? प्रभावित इसलिए थे क्योंकि इनकी जो भौगोलिक निकटता है, आसपास का क्षेत्र जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ जो नक्सलवादी घटनाएं होती थी, उग्रवादी घटनाएं होती थी, इनसे प्रभावित क्षेत्र था यह और प्रभावित जिले थे। क्योंकि निकटता नजदीक थी इसलिए ही यह अधिक प्रभावित थे। तो कारण समझ में आया कि इन जिलों में ही आखिर क्यों यह घटनाएं दिखाई देती थी। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं आपके पास नोट डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ 2 घटनाक्रम मैं बता दे रहा हूं, बाकी न्यूज़पेपर में जब भी आप देखा करो तुरंत उन्हें नोट डाउन किया करो। और वो नोट डाउन जब करोगे एज ए एग्जाम्पल जब आप यूज करोगे ना अपने आंसर में, तो आपके आंसर को यूपी स्पेसिफिक बना देगा। जैसे वर्ष 2001 की घटना है जब सोनभद्र के खोरडीह में पीएसी बटालियन पर हमला हुआ था। दूसरी घटना 2004 की है जब चंदौली के नौगढ़ में माइन ब्लास्ट के जरिए 17 पीएसी जवान और कई पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। ये 2 प्रमुख घटनाएं कहां की हैं? देखो, एक सोनभद्र जिले की है, एक चंदौली जिले की है। 3 जिले आपको बता दिए प्रमुख रूप से प्रभावित रहे हैं नक्सलवाद या उग्रवाद की घटनाएं जहां ज्यादातर देखी गई हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली। ये उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख जिले हैं। जब भी लिखना तो मैप बना करके एक यूपी का और इन 3 जिलों के बारे में जरूर मेंशन कर देना है। फिर आते हैं समाधान के स्तर पर। भाई आखिर ये घटनाएं अगर हो रही हैं उत्तर प्रदेश के इन जिलों में तो सरकार के द्वारा समाधान के स्तर पर भी तो कुछ कदम उठाए गए होंगे। बोले बिल्कुल उठाए गए होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे उन्हें? एक फ्रेमवर्क कैसे बनाओगे? पहला फ्रेमवर्क देखो, सरकार भी इसी तरीके से सोचती है कि पहले कुछ अल्पकालिक उपाय अपनाओ। अल्पकालिक मतलब होता है कि तुरंत के तुरंत जो कार्रवाई करने की जरूरत है, तो तुरंत के तुरंत जो कार्रवाई की जाएगी उन्हें अल्पकालिक उपायों के स्तर पर समझेंगे। और जो तुरंत समाधान के स्तर पर जो दीर्घकालिक उपाय होते हैं, अर्थात समस्या को अगर जड़ से खत्म करना है, लंबे समय तक यह चुनौती जो हमारे यहाँ बनी हुई है आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर, इसे खत्म करना है तो दीर्घकालिक उपाय के स्तर पर सोचना शुरू करो। तो सरकार जब अल्पकालिक स्तर पर सोचती है तो वहां वैधानिक उपाय, संस्थागत उपाय, है ना, या कोई भी मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स है, इसकी तैनाती वगैरह, तुरंत बटालियन की तैनाती की जाएगी। ये क्या होते हैं? सरकार के अल्पकालिक उपाय होते हैं। तुरंत के तुरंत कोई कार्रवाई जब करनी होती है तो सरकार इस तरीके के हथकंडे अपनाती है। क्या? यूएपीए अधिनियम जो अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, इसके बारे में बात करेगी सरकार। वैधानिक रूप से क्या करेगी? एक प्रयास, यह कानून लेकर आएगी, अभी संशोधन भी करेगी और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रंट संगठन है, इन पर प्रतिबंध लगाएगी। जैसे जो मूल संगठन होते हैं इनके कुछ फ्रंट संगठन होते हैं, क्योंकि यह लाइबिलिटी से बचने के लिए, कोई वैधानिक दायित्व से बचने के लिए, कई जो मूल संगठन होते हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने फ्रंट संगठनों का निर्माण कर लेते हैं और क्या करते हैं? वो वैधानिक रूप से जो दायित्व है, दायित्व से बच जाएंगे और फ्रंट संगठन पर कार्रवाई होगी तो मूल संगठन को बचा लिया जाएगा। लेकिन होता क्या है, अभी जब संशोधन किया गया है, संशोधन के बाद से ना तो मूल संगठन अब बच रहे हैं ना फ्रंट संगठन बच रहे हैं। तो यह सरकार की वैधानिक स्तर पर कार्रवाई की गई। फिर आपका एनआईए के द्वारा कार्रवाई की जाती है इन क्षेत्रों में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आपकी जो, और सीआईएसएफ बटालियन की तैनाती की जाती है, सीआरपीएफ बटालियन की तैनाती की जाती है। ये सारे आपके अल्पकालिक स्तर पर उपाय किए जाते हैं। इनसे आप ये समझिएगा आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, तत्कालिक रूप से तो हम कंट्रोल ले लेते हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर खत्म करना है तो हमें यह दीर्घकालिक उपाय जो है अपनाने ही पड़ेंगे। और आपको जरूर डालना है अपने आंसर में कि यूपी सरकार के द्वारा विकासात्मक रणनीति को फॉलो किया जा रहा है और ज्यादा सरकार का फोकस इसी पर रहता है कि भाई डेवलपमेंट के कारण ही क्या होता है, डेवलपमेंट ना होने के कारण ही आपका जो असंतोष पैदा होता है, जो उग्रवाद पैदा होता है। अगर हम डेवलपमेंट ही कर दें इन क्षेत्रों में तो उग्रवाद को खत्म किया जा सकता है। तो सरकार का फोकस देखो यहीं पर रहता है। सबसे पहले क्या है? शैक्षणिक सुविधाएं। भाई इन क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उदाहरण के तौर पर आपको देखो, एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें शामिल करना चाहिए, अन्यथा आप इतना कहकर आगे बढ़ जाओगे ना कि शैक्षणिक सुविधाएं, है ना, शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए या शैक्षणिक रूप से यहाँ सरकार को प्रयास करना चाहिए। यह तो हो गई आपके लिए सतही पॉइंट आपने दे दिया, कुछ आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताया ही नहीं, तो क्या हो गया फिर? आप तो ऊपरी हवाबाजी कर रहे हो एकदम, है ना। तो आपको बताना है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, सरकार के कुछ स्टेप बताओ भी तो आखिर क्या कर रही है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, इसका जो मुख्य भवन है, और कौशल विकास केंद्र। शुरुआती स्तर पर देखो बच्चों को पहले प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर एजुकेशन दी जाएगी, फिर औद्योगिक स्तर पर एजुकेशन दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको एकेडमिक के साथ साथ
स्किल्ड आपको एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि कौशल विकास पर भी यहाँ के लोगों के ध्यान दिया जाए। तो यह तीनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इस संदर्भ में जो यह स्थापना की जा रही है, सोनभद्र के क्षेत्र को चुना गया है। आपको पीछे समझाया कि 3 जिले प्रभावित हैं इन उग्रवादी घटनाओं से, इसी कारण से सरकार ने सोनभद्र में इन चीजों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ही सोनभद्र को चुना है। दूसरा आता है संचार सुविधा। देखो यहाँ से कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं करोगे तब तक भी क्या है, आप जब तक कनेक्टिविटी इन क्षेत्रों से अच्छी नहीं करोगे, लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाओगे। तो उस संदर्भ में मोबाइल टावर का निर्माण किया जाएगा और जो ग्राम पंचायतें हैं इन क्षेत्रों में इनका सशक्तिकरण किया जाएगा। क्लियर। और वित्तीय सुविधा, भाई फंड की एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो ग्राम पंचायतों का वित्तीय समावेशन बहुत जरूरी है। और जो वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ, एक देखो उदाहरण भी डालना है कि सरकार प्रयास कैसे कर रही है। जो वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ, यहां समझिए उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों को, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, यहाँ निवेश की प्राप्ति हुई बड़े बड़े निवेशकों के द्वारा। तो अब तक का इतिहास में आपको बता देना है कि इन प्रभावित जो 3 जिले हैं इनको सर्वाधिक निवेश मिला हुआ है, यह तुरंत आपको बताना है अपने आंसर में। फिर अवसंरचनात्मक विकास, भाई इंफ्रा की एक बड़ी चुनौती हमने देखी थी, इंफ्रा की कमी ही यहाँ पर क्या है, लोगों को मुख्य धारा से अलग रखती है। तो इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है इसका अगर विकास कर दिया जाए, अवसंरचना का विकास कर दिया जाए भाई, तब भी क्या करेंगे हम, इनको लोगों के साथ इनका कनेक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं, है ना। और उग्र जो घटनाएं हैं यहाँ कम हो जाएंगी। तो सोनभद्र में ओबरा डी ताप विद्युत परियोजना का गठन किया गया है, इसी संदर्भ में आपको उदाहरण बता देना है। क्या हो गया समाधान के स्तर पर उपाय, बाकी उग्रवाद के स्तर पर एक और आपको समाधान रणनीति जरूर बतानी है। सरकार के द्वारा वर्तमान समय में 2017 में समझिए, यह 2017 में आपको समाधान रणनीति जरूर चर्चा करनी है कि समाधान रणनीति वर्ष 2017 से भारत सरकार के द्वारा जो समाधान रणनीति लाई गई है इसके सफल क्रियान्वयन पर कार्य करना चाहिए। अब आपको जानना है, समाधान रणनीति को अच्छे से पढ़ना है, जैसे एक एक शब्द का मतलब निकालना है। एस का मतलब जैसे होता है आपका स्मार्ट लीडरशिप, अब एक का बता दिया है, सारे आपको क्या करना है, जाना है गूगल करना है और उसको पढ़ लेना है, और बाकी जब आंसर लिखना है तो इसको आपको मेंशन जरूर करना है। फिर जब कंक्लूड करोगे, कंक्लूड किसी क्या है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन यहां पर दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बता रहा हूं, अब ये जरूरी नहीं कि आप भी यही दो, और भी आपको इस तरीके से सोचना है इस अप्रोच के साथ में। जैसे गृह मंत्रालय की टिप्पणी आती है कि वर्ष 2020 में बेहतर कानून व्यवस्था के चलते हमने इन तीनों जिलों में, कौन कौन से 3 जिले, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन तीनों जिलों से वामपंथ जो प्रभाव था इसे खत्म कर दिया है और वामपंथ प्रभावित सूची से इन जिलों को बाहर कर दिया है। तो यहाँ सरकार के लिए भी पॉजिटिव न्यूज है, साथ ही यह भी दर्शाता है कि सरकार कितना तीव्र गति से यहाँ अपनी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रही है। क्लियर बात है। तो एक सरकार की पीठ भी थपथपा देनी है कि भाई हम वामपंथी सूची से बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब बेहतर जो कानून व्यवस्था है, बेहतर कानून व्यवस्था का यहाँ पर सरकार के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्लियर बात है। तो ऐसे आपके आंसर को अपने कंप्लीट करना है और इस टॉपिक पर कैसे समझ बनानी है यह भी देख लिया होगा आपने। दूसरा टॉपिक देखते हैं, उग्रवाद से ही जुड़ा हुआ धार्मिक उग्रवाद। देखो धार्मिक उग्रवाद का डिस्कशन यहीं पर कर देंगे। अगर क्वेश्चन आपसे बनाया जाता है धार्मिक उग्रवाद क्या है, इसके हेतु जिम्मेदार कारण व इसको रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिए। पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाएगा विद कंक्लूजन कि कैसे आप अपने आंसर को लिख सकते हो। आपको खुद अपने स्तर पर इससे जुड़ा हुआ देखिए उत्तर लिखना है, और यह जो पहला वाला टॉपिक डिस्कस किया गया है इस पर आपको प्रश्न मिल जाएगा लिखने के लिए, और टेलीग्राम पर आपको सबमिट कर देना है और फीडबैक बढ़िया से मिल जाएगा। अब सीधा सीधा चेपने की कोशिश मत करना, कुछ अपने मन से आप पढ़ते हैं ना जो चीजें, वह भी शामिल करने की कोशिश किया करिए, अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे कुछ यार। सीधा चेप दोगे, यहाँ जो बताई जाएंगी उठाकर सीधा कॉपी पेस्ट करोगे तो आप क्या सीख रहे हो, लिखने के स्तर पर आपका कोई सुधार नहीं हो पाएगा। यहाँ आप टॉपिक क्या किया करो, समझा करो कि आखिर इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या बिंदु शामिल करने चाहिए, क्या फ्रेमवर्क आपको बनाना चाहिए लिखने के स्तर पर, किस अप्रोच के साथ में आपको अपना आंसर लिखना चाहिए। अब आते हैं धार्मिक उग्रवाद पर। देखो धार्मिक उग्रवाद समझ में आ रहा होगा कि धर्म यहाँ क्या होगा, केंद्र में होगा। जैसे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है और बहुसंख्यक समुदाय भी है, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच किसी भी राष्ट्र में यदि विविधता होगी या किसी राज्य में विविधता होगी, यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझना है, तो दोनों के मध्य मतभेद भी होगा भाई। अब मतभेद होगा तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसी मतभेद का फायदा उठाकर उसे प्रमुख मुद्दा बनाएंगे और धर्म को ढाल बनाते हैं और धार्मिक उग्रवाद फैलाते हैं। तो धार्मिक उग्रवाद समझ में आया होगा क्या है और मुद्दे क्या क्या रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, अगर अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, डरा हुआ कौन सा वर्ग रहेगा, हाँ है ना, असुरक्षित कौन सा वर्ग महसूस करेगा, बहुसंख्यक तो करेगा नहीं, असुरक्षित महसूस करता है अल्पसंख्यक वर्ग, और इसी का फायदा उठाया जाता है, चाहे राजनीतिक तौर पर हो चाहे प्रशासनिक तौर पर हो, किसी भी तरीके से इसी डरे हुए जो एक तरीके से मानसिकता होती है इसका ही फायदा उठा लिया जाता है। और मुद्दे क्या क्या रहते हैं, जैसे आईएस विचारधारा का प्रभाव दिखाई देगा,
तालिबानी इस्लामिक कट्टरता का प्रभाव दिखाई देता है। गजवाए हिंद की अवधारणा का भी प्रसार बहुत अधिक किया गया है और उत्तर प्रदेश में इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो आतंकी स्लीपर सेल हैं यह भी यूपी में बहुत अधिक सक्रिय हैं। यह कुछ प्रमुख मुद्दे हैं हमारे सामने जो धार्मिक उग्रवाद को जन्म दे रहे हैं या धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके हेतु जिम्मेदार कारण क्या है? देखो यार, धार्मिक उग्रवाद वर्तमान समय में जो बढ़ रहा है या जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश में बन रही हैं इसकी, तो इसके लिए जिम्मेदार कारण जानते हैं क्या है? एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हुई वह, या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को ही प्रमुख जिम्मेदार कारक के रूप में आपको बताना है। हालांकि जो लोगों, यह कारक वो है ना जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग हैं कुछ, उनके भीतर धार्मिक उग्रवाद को जन्म दे रही हैं ये घटनाएं। और ये घटनाएं बिल्कुल परिणाम स्वरूप ऐसा नहीं कर रही हैं। यह मत सोच लेना कि धारा 370 का यदि अंत बताया जाएगा, उन्मूलन बताया जाएगा, तो यह जिम्मेदार कारक किसके लिए है? जिनके भीतर इस धार्मिक उग्रवाद की भावना का जन्म हो रहा है। क्लियर बात है? तो जैसे 370 जब हटाई गई या आर्टिकल 35A का उन्मूलन हुआ तो अल्पसंख्यक वर्ग को असुरक्षा का भाव महसूस हुआ और कुछ वर्ग, कुछ युवा क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं भाई इनसे, है ना, जो इस्लामिक कट्टरता फैला रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार यूसीसी की बात होती है, यहाँ पर भी मतभेद है ना, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग के बीच यहाँ मतभेद दिखाई देते हैं। एनआरसी सीए के मुद्दे पर देखो लगातार क्या होता है, लगातार यह मुद्दा चल रहा है और यह भी धार्मिक उग्रवाद के लिए जिम्मेदार कारण के रूप में देखा जाता है। बीच में हिजाब का मुद्दा बहुत उठाया गया। धार्मिक स्थलों पर विवाद, देखो यार, धार्मिक स्थलों पर जब विवाद उठाना है तो यहाँ उत्तर प्रदेश का मैटर डालो ना। जैसे काशी और मथुरा का विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो काशी और मथुरा का जो विवाद हो रहा है यह धार्मिक स्थलों पर विवाद के संदर्भ में उदाहरण स्वरूप आपको बता देना है। धार्मिक मतांतरण जैसे लव जिहाद की बात की जाएगी। और एक मीडिया भी बहुत बड़ा रोल यहाँ अदा करता है कि मीडिया जो है पक्षपातपूर्ण तरीके से क्या कर रही है, अपना पक्षपातपूर्ण तरीके का रवैया अपनाए हुए है, जो भी धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। और राष्ट्रवाद की अनिवार्यता, यानी कि भारत माता की जय जैसे स्लोगन्स पर बात किया जाता है कि आपको बोलना ही है। राष्ट्रगान, है ना, या राष्ट्रगीत वंदे मातरम बोलना ही है। तो यह जो बाध्यता वाला मूल आपके सामने मूलक आ रहा है, बाध्यता मूलक तत्व जो आ रहे हैं सामने यहाँ पर, तो इनसे भी आपका धार्मिक उग्रवाद पनप रहा है या उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने जिम्मेदार कारकों के स्तर पर सोचने हैं और यह सभी जानते हैं हम। इन सभी को आपको कीवर्ड्स को देखो इस तरीके से नोट डाउन कर लेना है अपने जहां भी नोट्स बनाने हैं, ताकि आप जब लिखो आपके दिमाग में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम सभी को पता होता है, कुछ नया थोड़ी ना है यहाँ बताया जा रहा है। अब रोकने के स्तर पर जब उपाय बताओगे आपको कि भाई इन घटनाओं को या इस धार्मिक उग्रवाद को रोका कैसे जाए, पहला तो देखो वैधानिक स्तर पर जो उपाय किया जाता है, तो यूएपीए एक्ट आपका यह याद कर लेना है एकदम, यूएपीए एक्ट आपको डालना ही डालना है। फिर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है 2019 का, इसको बता देना है और कुछ उदाहरण दे देना है। जैसे उदाहरण क्या दोगे? पहला उदाहरण आपको बताना है जो पीएफआई है आपका, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, अभी इसको क्या कर दिया गया है, गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है भारत के लिए, है ना। तो इस पर क्या किया गया था, इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई और कार्रवाई की गई, साथ ही साथ जमात उल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश है, इसके यूपी में ऑनलाइन जिहाद फैलाने पर भी रोक लगाई गई। क्लियर बात है? तो दो कार्रवाइयां की गई हैं और इस कानून के तहत कौन सा, पहला जो अवैधानिक क्रियाकलाप है ना, रोकथाम अधिनियम जिसे यूएपीए अनलॉफुल जो एक्टिविटीज हैं प्रिवेंशन एक्ट, तो यूएपीए 1967 का जो एक्ट आया था, अभी हालांकि संशोधन भी किया गया सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में, तो इसके तहत ही यह जो संगठन है जो धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इन पर कार्रवाई की गई। उसी तरीके से एनआईए एक्ट के तहत भी आपका कार्रवाई की गई और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, यह भी उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन जिहाद फैला रहा था। तो दोनों ही उदाहरण देखो कहां पर हैं, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इन्हें जरूर डालना है जब भी आपको रोकने के स्तर पर उपाय बताने हैं। फिर देखो यूपी एटीएस जो एजेंसीज हैं, एनआईए हो गई आपकी और ईडी हो गई। ईडी तो बहुत चर्चा में है आजकल। यूपी एटीएस, एनआईए, ईडी जैसी संस्थाओं के द्वारा भी धार्मिक मतांतरण में लिप्त संगठनों पर कार्रवाई की जाती है। धार्मिक मतांतरण का मतलब आप समझ रहे हो ना, धर्म परिवर्तन, जिसे आसान शब्दों में समझो तो लव जिहाद जैसे मामले जो आ रहे हैं सामने, इसमें लिप्त जो संगठन है इन पर भी कार्रवाई की जा रही है यूपी एटीएस के द्वारा, एनआईए के द्वारा या ईडी के द्वारा। यह आपको बता देना है दूसरा। तीसरा क्या बताना है? तीसरा देखो बताना है जो धार्मिक परोपकारी संगठन है, देखो भले ही वह धार्मिक परोपकार के रूप में या इस नाम पर, धार्मिक परोपकार के नाम पर बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन काम क्या करते हैं वो आप कुछ संगठनों के बारे में आप जानते भी हैं। इस संदर्भ में आपको बताना है कि इन परोपकारी संगठनों पर भी निगरानी, मॉनिटरिंग रखी जा रही है, यह भी बहुत जरूरी है ना, अगर यह उग्रवाद, धार्मिक उग्रवाद को कम करना है। उदाहरण के रूप में बता देना है कि जैसे जो मदरसे थे
यहाँ पर संरक्षण देने का प्रयास किया जाता था जो धार्मिक कट्टरता फैलाते थे समूह। तो अब क्या किया जाएगा, मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह प्रयास बताना है आपको सरकार का। फिर सबसे लास्ट में आपको क्या बताना है, धार्मिक सद्भाव। देखो जैसे वहां पर विकासात्मक रणनीति के बारे में आपको बताना है, अब धार्मिक कट्टरता अगर आपको खत्म करनी है तो धार्मिक सद्भाव के उपाय अपनाने पड़ेंगे। तो धार्मिक सद्भाव के अंतर्गत ही कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अगर उदाहरण याद आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीछे हमने जो मेले पढ़े थे उसमें देवा शरीफ का मेला पढ़ा था, नौचंदी का मेला पढ़ा था। यहाँ हिंदू और मुस्लिम क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और इन मेलों में भागीदारी करते हैं। तो क्या उदाहरण के तौर पर आप बता नहीं सकते हो कि देवा शरीफ और नौचंदी जैसे मेलों का आयोजन करना चाहिए और सरकार के द्वारा बढ़ चढ़कर क्या करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो ये सब क्या है, सरकार के उपायों के स्तर पर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे, और धार्मिक सद्भाव जितना ही बढ़ेगा हम धार्मिक कट्टरता या धार्मिक उग्रवाद को कम कर सकते हैं। इस तरीके के उपायों को बताते हुए आपको एक बढ़िया कंक्लूजन देना है। यदि धार्मिक उग्रवाद से जुड़ा हुआ मामला आएगा तो देखो यह क्या होते हैं, आपके पास रेडीमेड कंक्लूजन कुछ तैयार होने चाहिए। भाषा आप अपनी दे दो इसमें, और रेडीमेड कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। एक तो आप देखो प्रस्तावना के स्तर पर सोचो कि हमारी प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जो भी आप लिखना चाहो, पंथ निरपेक्षता जैसा शब्द यदि हमारी प्रस्तावना में ही बताया गया है, और यही तो जो आपका मूल्य है, हमारे संविधान का ही यही मूल्य है, और इसे ही अगर लागू करना है या इसे ही बनाकर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, धार्मिक उग्रवाद खत्म करना पड़ेगा, धार्मिक सद्भाव फैलाना पड़ेगा। क्लियर बात है। दूसरा कहां से जोड़ सकते हो, मौलिक अधिकार से जोड़ दो। मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। सभी वर्गों को, चाहे वह अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, अपना अपने धर्म का अनुपालन करने का अधिकार है, अपनी धर्म पद्धति या उपासना को मानने का अधिकार है। क्लियर है। तो यहां से भी आप जोड़ सकते हो। तीसरा कहां से जोड़ सकते हो, बताया था ना, सरकार का कोई स्लोगन है या सरकार की कोई बहुत ही प्रचलित योजना है, उससे जोड़ो। जैसे यहाँ क्या आपके दिमाग में आ सकता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस टाइटल के साथ में आप अपने आंसर को खत्म करो कि भाई धार्मिक उग्रवाद जैसी भावना को अगर खत्म नहीं करोगे तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और इसके अंतर्गत आपका बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों वर्ग समाहित होते हैं, इन्हें कैसे शामिल किया जा सकता है, और कैसे यह जो आपका जो मानकर चल रहे हैं, जो हमने बना रखा है, अपना ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बना रखा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो यह कैसे पूरा होगा, है ना। सरकार को अगर अपनी इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है तो भाई आपको धार्मिक उग्रवाद खत्म करना पड़ेगा। फिर आते हैं जो चर्चा में है इस समय, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत को भी अगर पूर्ण करना है या पूरा इस सिद्धांत के साथ ही आगे बढ़ना है, तब भी हमें धार्मिक सद्भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और विविधता में एकता, तो चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, दोनों को एक साथ लेकर चलना ही हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, तो हम बता देंगे, इसीलिए हम धार्मिक सद्भाव के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो ये देखो कंक्लूजन लिखने के लिए ये कुछ रेडीमेड आपके पास ऐसे कंक्लूजन होने चाहिए, और केवल यही नहीं, इसको आपको अपडेट रखना है और देखते चलना है कि किन किन टॉपिक्स को, किन किन स्लोगन्स को हम अपने कंक्लूजन के साथ में लिख सकते हैं। और यह लिख करके आप इसको अंडरलाइन कर दोगे अपने कंक्लूजन को, तो जो चेक करने वाला है उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, हाँ भाई कंक्लूड भी किया है, बहुत अच्छे से कंक्लूड किया गया है। ठीक, चलिए फिर खत्म करते हैं आज का डिस्कशन, और बताना आप आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के पहला जो टॉपिक था उस पर आपका डिस्कशन जो किया गया है ये समझ में आया है, और आपको प्रश्न देखो आज मिल जाएगा, उसको लिखकर अच्छे से देना है। बाकी इसी तरीके से आगे जो हमारे 6 से 7 टॉपिक्स और मेंशन है सभी को कंप्लीट कर लेंगे, और डेली एक क्वेश्चन का अभ्यास जरूर करो। एक हम लिखते रहेंगे ना मेंस तक, हम 5 से 600 क्वेश्चंस लिख डालेंगे अपने मेंस तक ही, इतना समय है भी अपने पास, लेकिन अगर रेगुलर रखेंगे तो ठीक। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।